अस्सलाम वालेकुम बच्चों। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और आपकी प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। आज हम केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर डिस्कस करेंगे, एसिड्स, बेसिस एंड साल्ट्स। तो आइए शुरू करते हैं। ये जो एसिड्स होते हैं ये ऐसे सबस्टेंसेस होते हैं जो सोरिन टेस्ट होते हैं। दे आर सोरिन टेस्ट। और ये क्या करते हैं एसिड्स? दे चेंज ब्लू लिटमस इनटू रेड। जब हम एसिड्स में ब्लू लिटमस पुट करते हैं तो उसका कलर चेंज होता है रेड में। इसी तरह ये जो बेसिस होती है, बेसिस ऐसे केमिकल्स होते हैं, ऐसे सबस्टेंसेस होते हैं दैट आर बिटर इन टेस्ट। बिटर टेस्ट होता है इनका। और जब हम इनको टच करते हैं इनका स्लिपरी या सोपी टच होता है। सोपी और स्लिपरी टच, ये पॉइंट याद रखो। और जब हम उनमें रेड लिटमस पुट करते हैं तो रेड लिटमस चेंज होता है इनटू ब्लू। दे चेंज रेड लिटमस इनटू ब्लू। यहां तक आया समझ में? एसिड्स ऐसे सबस्टेंसेस होते हैं विच आर सोर इन टेस्ट एंड दे चेंज ब्लू लिटमस इनटू रेड। इसी तरह बेसिस जो होते हैं ऐसे सबस्टेंसेस है दैट आर बिटर इन टेस्ट, दे हैव सोपी टच, दे हैव स्लिपरी टच, और वो कन्वर्ट करते हैं रेड लिटमस को ब्लू लिटमस में। अब है दूसरा टॉपिक, इंडिकेटर्स। सपोज हमारे पास कोई सोल्यूशन है, किसी बीकर में हमारे पास एक सोल्यूशन है। ये बीकर है, इसमें सोल्यूशन है। अब इस सोल्यूशन का हमें नेचर पता करना है कि ये सोल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है। तो इसका नेचर जानने के लिए हम इसमें कोई कंपाउंड या कोई सबस्टेंस ऐड करते हैं इन स्मॉल अमाउंट्स। यानी हम बाहर से कोई सबस्टेंस ऐड करेंगे या कोई कंपाउंड ऐड करेंगे, कंपाउंड और सबस्टेंस। अच्छा, ये जो कंपाउंड हो क्या सबस्टेंस जो हम बाहर से ऐड करेंगे ये स्मॉल अमाउंट में ऐड होना चाहिए। ऐड इन स्मॉल अमाउंट। तो उससे क्या होगा, इसका कलर चेंज होगा। और कलर चेंज होने से हमें पता चलेगा कि ये सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक। तो यहां पर क्या होगा, कलर चेंज। इस कलर चेंज से हमें पता चलेगा कि ये सॉल्यूशन एसिडिक है कि बेसिक। तो इंडिकेटर्स ऐसे कंपाउंड्स या ऐसे सबस्टेंसेस होते हैं जो हम ऐड करते हैं स्मॉल अमाउंट्स में किसी सॉल्यूशन में, जिससे हमें पता चलता है कि ये सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक बिकॉज ऑफ कलर चेंज। द कंपाउंड्स or substances added to a solution to detect its acidic or basic nature because of color change are called indicators or acid base indicators। यहां तक आया समझ में? ऐसे सबस्टेंसेस, ऐसे कंपाउंड्स जो हम किसी सॉल्यूशन में ऐड करते हैं जिससे हमें पता चलता है कि यह सॉल्यूशन क्या एसिडिक है या बेसिक है। कैसे? इस सॉल्यूशन का कलर चेंज होगा बिकॉज ऑफ एडिशन ऑफ इंडिकेटर। यहां तक आया समझ में? और ये जो इंडिकेटर्स है दीज आर आल्सो कॉल्ड कलर्ड इंडिकेटर्स। क्यों? बिकॉज जब हम इस सॉल्यूशन में ऐड करते हैं तो इनमें कलर चेंज आता है ऑन एडिंग टू द सॉल्यूशन, comma the color changes। यहां तक आया समझ में?
तो इंडिकेटर्स ऐसे सबस्टेंसेस होते हैं, ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो हम किसी सोल्यूशन में ऐड करते हैं इन स्मॉल अमाउंट्स, जिससे हमें पता चलता है ये सोल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है। आया समझ में? और इनको हम कहते हैं एसिड बेस इंडिकेटर्स भी। और ये जो इंडिकेटर्स है, कलर्ड इंडिकेटर्स, ये होते हैं दो टाइप्स के, आइदर दे आर नेचुरल और सिंथेटिक। यहां तक आया समझ में? नेचुरल क्या होते हैं? ऑब्टेन्ड फ्रॉम या डिराइव्ड फ्रॉम प्लांट्स। और ये जो सिंथेटिक है, प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी। ये जो नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं ये हम प्लांट से डिराइव करते हैं। ये जो सिंथेटिक इंडिकेटर्स है ये हम लेबोरेटरी में प्रिपेयर करते हैं। यहां पर पहला है लिटमस, दूसरा है टर्मरिक, तीसरा है रेड कैबेज, रेड कैबेज जूस। यहां पर क्या है? फिनोप्थलीन और है मिथाइल ऑरेंज। यहां तक नोट करो। अब ये जो इंडिकेटर्स है, या इनमें ये हम एसिड को भी ऐड करते हैं और बेस को भी। इंडिकेटर कौन सा है? एसिड में क्या कलर होगा और बेस में क्या कलर होगा? पहला है लिटमस। लिटमस के बारे में आपको पता होगी कि जैसे नेचुरल इंडिकेटर और इसका जो नेचुरल कलर होता है पर्पल होता है। लिटमस का नेचुरल कलर होता है पर्पल, और हम इसको डिराइव करते हैं लाइकन से, डिराइव्ड फ्रॉम लाइकन। लाइकन एक थैलाफाइट है, आपने बायोलॉजी में पढ़ा होगा। तो लिटमस जो है इसका नेचुरल कलर है पर्पल, और इसको हम डिराइव करते हैं लाइकन से। लाइकन इज अ थैलाफाइट। अब ये जो लिटमस है, या ये सॉल्यूशन फॉर्म में आएगा या इन द फॉर्म ऑफ पेपर स्ट्रिप्स। और ये जो पेपर में आता है ये दो टाइप्स के आते हैं, ब्लू लिटमस एंड रेड लिटमस। अच्छा, ब्लू लिटमस क्या होता है? जब हम इसको एसिड में डालते हैं ब्लू लिटमस को, ब्लू लिटमस कन्वर्ट होता है रेड में। ब्लू लिटमस का कलर होता है चेंज इनटू रेड। और अगर हमारे पास रेड लिटमस हो उसको हम बेस में डालेंगे, रेड लिटमस कन्वर्ट होता है इनटू ब्लू। ये पॉइंट याद रखो। हमारे पास दो टाइप्स ऑफ फिल्टर ये होते हैं लिटमस पेपर, वन होता है ब्लू लिटमस, अनदर होता है रेड। जब हम ब्लू लिटमस को ऐड करते हैं एसिड में तो ये कन्वर्ट होता है रेड, और जब हम रेड लिटमस को बेस में डालते हैं वो कन्वर्ट होता है ब्लू में। यहां तक आया समझ में? इसी तरह है टर्मरिक। टर्मरिक का नेचुरल कलर होता है येलो, ये आपको पता है। जब हम इसमें ऐड करते हैं, क्या जब हम टर्मरिक एसिड में ऐड करते हैं तो नो कलर चेंज, ये ब्लू येलो ही रहती है, नो चेंज इन कलर। जब हम टर्मरिक एसिड में ऐड करते हैं तो कोई कलर चेंज नहीं होती, ये येलो है येलो ही रहती है। मगर जब हम बेस में ऐड करते हैं ये टर्मरिक, इसका कलर आता है रेडिश ब्राउन। एग्जाम्पल, जब आपके सफेद कपड़ों पे किसी करी का स्टेन आता है, जब आप उसको साबुन से धोते तो उस वक्त वहां पर उस जगह पे एक रेडिश ब्राउन का कलर आता है, बिकॉज सोप्स आर बेसिक इन नेचर। तो यहां पर याद रखना, स्टेन ऑन व्हाइट क्लॉथ्स changes to reddish brown when washed with the soap, because soaps are basic in nature। ये पॉइंट याद रखो हमेशा के लिए, ये पॉइंट याद रखो आप, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब है रेड कैबेज जूस।
रेड के बेस जूस, जब हम उसको एसिड में डालते हैं तो ये रेड ही रहता है, पिंक ही रहता है, और जब बेस में ऐड करते हैं तो ये ग्रीन इसका कलर होता है। ये पॉइंट याद रखो। ये नेचुरल इंडिकेटर्स थे। अब इसके बाद है सिंथेटिक इंडिकेटर्स। फिनोप्थलीन, फिनोप्थलीन जब हम इसको एसिड में ऐड करते हैं तो कलरलेस, नो कलर चेंज, और जब हम यही फिनोप्थलीन 1-2 ड्रॉप ऐड करते हैं बेस में तो इसका कलर आता है पिंक। ये पॉइंट याद रखो। इसी तरह मिथाइल ऑरेंज, जब एसिड में डालते हैं मिथाइल ऑरेंज की 1 या 2 ड्रॉप तो वहां कलर बनता है रेड, और जब डालते हैं किसमें, बेस में, तो इसका कलर आता है ऑरेंज और येलो। तो यहां तक स्क्रीनशॉट उठाओ। आया समझ में? पहला पॉइंट याद रखो, एसिड्स होते हैं सोर इन टेस्ट, और ये ब्लू लिटमस को चेंज करते हैं इनटू रेड लिटमस। बेसिस आर बिटर इन टेस्ट, अगर हम उनको टच करते हैं सोपी टच होता है इनका, और ये रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करते हैं। इंडिकेटर्स क्या होते हैं, ऐसे सबस्टेंसेस होते हैं, ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो हम किसी सोल्यूशन में ऐड करते हैं स्मॉल अमाउंट्स में, और जिससे हमें पता चलता है कि उस सोल्यूशन का क्या नेचर है, एसिडिक है कि बेसिक, बिकॉज ऑफ कलर चेंज। और ये जो इंडिकेटर्स है इनका और एक नाम है एसिड बेस इंडिकेटर्स। क्यों? इससे हमें पता चलता है कि कौन सी सोल्यूशन एसिडिक है, कौन सी सोल्यूशन बेसिक है, और ये कलर्ड इंडिकेटर्स होते हैं। अच्छा, कलर्ड इंडिकेटर्स के 2 टाइप्स हैं, नेचुरल इंडिकेटर्स एंड सिंथेटिक इंडिकेटर्स। नेचुरल इंडिकेटर्स हम डिराइव करते हैं प्लांट से, और सिंथेटिक इंडिकेटर्स हम प्रिपेयर करते हैं लैब में। नेचुरल इंडिकेटर्स में आता है लिटमस, टर्मरिक, रेड कैबेज जूस, और सिंथेटिक में आता है फिनोप्थलीन और मिथाइल ऑरेंज। अब यहां तक हमने पढ़ा है, मैं इरेज करूंगा इसको। इसी तरह है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। Olfactory. Olfactory is related to smell. Olfactory is related to smell. ये ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं जिनकी स्मेल चेंज होती है इन एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशन। The indicators whose smell changes in acidic and basic solution, ऐसे इंडिकेटर्स जिनकी स्मेल चेंज होती है, किसमें, एसिडिक सॉल्यूशन में या बेसिक सॉल्यूशन में। फॉर एग्जाम्पल अनियन, फॉर एग्जाम्पल जैसे वो है वेनिला, वेनिला एसेंस। अच्छा, क्या होता है एसिड और बेस में, जब हम ओनियन एसिड में डालते हैं, जब हम अनियन एसिड में डालते हैं तो कोई स्मेल की चेंज नहीं होती है, नो चेंज इन स्मेल, नो चेंज इन स्मेल। ये जो अनियन है इसकी अमोनिकल स्मेल होती है, मगर जब बेस में डालते हैं तो स्मेल वैनिशेस, स्मेल वैनिशेस। इसी तरह जब हम वेनिला एसिड में डालते हैं, नो चेंज इन स्मेल, मगर जब हम बेस में डालते हैं वेनिला तो स्मेल वैनिशेस। तो यहां तक नोट करो जल्दी। अभी तक हमने डिस्कस किया है एसिड, बेस, इंडिकेटर, टाइप्स ऑफ इंडिकेटर। अब हम डिस्कस करते हैं कि इन टर्म्स ऑफ केमिस्ट्री व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एसिड एंड बेस, यानी केमिस्ट्री के हिसाब से
केमिकल रिएक्शंस के हिसाब से एसिड और बेस क्या होते हैं। तो डेफिनेशन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, डेफिनेशन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। अभी तक केमिस्ट्री में 6 डेफिनेशंस दी गई है एसिड्स और बेसिस की। उनमें एक पहली डेफिनेशन है अरिहन्स डेफिनेशन, अरिहन्स कंसेप्ट। दूसरा क्या है, ब्रॉनेस्टेड लावरी कंसेप्ट। तीसरा है लेविस कंसेप्ट। चौथा है सॉल्वेंट सिस्टम कंसेप्ट। पांचवा है लक्स फ्लड कंसेप्ट। और सिक्स्थ कंसेप्ट है सैनोविच कंसेप्ट। ये 6 कंसेप्ट्स आए हैं अभी तक केमिस्ट्री में टू डिफाइन एसिड्स एंड बेसिस। ये कंसेप्ट हम आज पढ़ेंगे। ये 2 कंसेप्ट्स आपको 11th में है और ये आपको पढ़ने हैं हायर क्लासेस में। तो अभी हम खाली अरिहन्स कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे। पहला कंसेप्ट आया था अरिहन्स कंसेप्ट, दूसरा आया था ब्रॉनेस्टेड कंसेप्ट, तीसरा था लेविस कंसेप्ट, चौथा था सॉल्वेंट सिस्टम कंसेप्ट, पांचवा था लक्स फ्लड कंसेप्ट और छठा था सैनोविच कंसेप्ट। तो आज हम डिस्कस करेंगे अरिहन्स कंसेप्ट। ये जो अरिहन्स कंसेप्ट है, इसकी जो बेसिस है, इट इज बेसिस इज ऑटो आयोनाइजेशन और सेल्फ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। यानी इसकी जो बेस है, कहां से आया है, ये आया है ऑटो आयोनाइजेशन ऑफ वाटर कंसेप्ट से। अब हम इसको सिंपली डिफाइन करेंगे। एज पर अरिहन्स, एसिड एक ऐसा सबस्टेंस होता है जो एक्वस सॉल्यूशन में H पॉजिटिव आयन देगा। A substance which gives H positive ion in aqueous solution। याद रखो, कोई भी सबस्टेंस जो एक्वस सॉल्यूशन में, वो सॉल्यूशन जहां पर सॉल्वेंट वाटर होगा, वहां पर क्या देगा, H पॉजिटिव आयन, उसको हम कहते हैं एसिड। यहां तक याद रखना। और ये जो H पॉजिटिव आयन है ना, ये एक्वस सॉल्यूशन में एग्जिस्ट होता है इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोनियम आयन। H positive ion in the aqueous solution exists as hydronium ion। हाइड्रोनियम आयन, ये पॉइंट याद रखना। कोई भी सबस्टेंस जो एक्वस सॉल्यूशन में H पॉजिटिव आयन देगा या बनाएगा हाइड्रोनियम आयन, उसको हम कहते हैं एसिड। यहां तक समझा, यहां तक समझा। फॉर एग्जाम्पल HCl एक्वस, यानी पानी में डालो इसको, ये देगा H प्लस आयन प्लस Cl नेगेटिव, एक्वस एक्वस। आया समझ में। इसी तरह H2SO4 एक्वस वाटर में क्या देगा, ट्वाइस H पॉजिटिव, क्योंकि ये 2 H पॉजिटिव देगा, एक्वस प्लस SO4 2 नेगेटिव एक्वस। यहां तक आया समझ में। कोई भी सबस्टेंस, कोई भी कंपाउंड जो एक्वस सॉल्यूशन में H पॉजिटिव आयन देगा, उसको हम कहते हैं एसिड। यहां तक याद रखो। अगर एक्वस सॉल्यूशन नहीं होगी, देन वी डू नॉट कॉल इट एसिड। यानी अगर ड्राई HCl होगा, यानी हाइड्रोजन क्लोराइड ड्राई होगा, देन इट इज नॉट एसिड। इट इज नॉट एसिड, क्योंकि HCl हाइड्रोजन क्लोराइड, इसके पास अभी H पॉजिटिव नहीं है। जब ये ड्राई होगा, गैशुअस फॉर्म में होगा, यानी गैशुअस फॉर्म में होगा, गैस में होगा, देन इट इज नॉट एन एसिड। ये एसिड खाली किसमें, एक्वस सॉल्यूशन में। इसी तरह बेस, बेस ऐसा कंपाउंड होता है, ऐसा सबस्टेंस होता है जो एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोक्साइड आयन देगा। ए सबस्टेंस which gives
OH नेगेटिव आयन, हाइड्रोक्साइड आयन in aqueous solution, पॉइंट याद रखो, फॉर एग्जाम्पल सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या देगा हमें, Na प्लस एक्वस, सोडियम आयन एक्वस प्लस OH नेगेटिव एक्वस, +1 -1। इसी तरह है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्वस, वाटर में डालो देगा Ca2 प्लस एक्वस। इसी तरह क्या देगा, यहां पर 2 हाइड्रोक्साइड आयन्स देगा। आया समझ में? कोई भी इस कंपाउंड जो वाटर में, जो एक्वस सोल्यूशन में क्या देगा, हाइड्रोक्साइड आयन, उसको हम बेस कहते हैं। यहां तक नोट करो। अच्छा, एसिड्स हमने डिस्कस किया, कोई भी सबस्टेंस, कोई भी कंपाउंड जो वाटर में, जो एक्वस सोल्यूशन में H पॉजिटिव आयन देगा या प्रोटॉन देगा या बनाएगा H3O पॉजिटिव आयन है, हाइड्रोनियम आयन, उसको हम कहते हैं एसिड। ये जो एसिड्स है, एज पर द सोर्स देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एसिड्स। वन इज कॉल्ड ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड वो एसिड्स जो हम डिराइव करते हैं, ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिजम्स, obtained from the living organisms. For example, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड ये विनेगर में होता है। इसी तरह साइट्रिक एसिड ये होता है साइट्रस फ्रूट्स में। आया समझ में? इसी तरह होता है टार्टारिक एसिड। टार्टारिक एसिड ये टेमरिंड में होता है, इमली में, टेमरिंड। इसी तरह मैलिक एसिड, मैलिक एसिड ये होता है एप्पल्स में। यहां तक आया समझ में? तो दीज आर ऑर्गेनिक एसिड्स। अगर हम एसिटिक एसिड को देखेंगे, ये फॉर्मूला है CH3COOH, या इसी तरह आपको पता है साइट्रिक एसिड C7H8O6, यानी इनमें मेन कॉन्स्टिट्यूटिंग एलिमेंट है, कार्बन। सो ये जो ऑर्गेनिक एसिड है, इनमें जो मेन कॉन्स्टिट्यूटिंग एलिमेंट है वो कार्बन होता है। इन ऑर्गेनिक एसिड्स carbon is the main constituting element। पॉइंट याद रखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। यहां तक आया समझ में? तो ऑर्गेनिक एसिड्स हम लिविंग ऑर्गेनिज्म से डिराइव करते हैं। अब है इनऑर्गेनिक एसिड्स। इनऑर्गेनिक एसिड्स वो एसिड्स जो हम मिनरल से डिराइव करते हैं, obtained from the minerals। एग्जाम्पल हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। ये है इनऑर्गेनिक एसिड्स। और ये जो इनऑर्गेनिक एसिड्स है, इनमें कार्बन कॉन्स्टिट्यूटिंग एलिमेंट नहीं है एक्सेप्ट H2CO3। कार्बन इज नॉट द मेन constituting element एक्सेप्ट कार्बोनिक एसिड। यहां पर कार्बन होता है कार्बोनिक एसिड में, बाकी कोई भी इनऑर्गेनिक एसिड है उसमें कार्बन नहीं होता एक्सेप्ट कार्बोनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड्स हम डिराइव करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म से, और कार्बन इनका मेन कॉन्स्टिट्यूटिंग एलिमेंट होता है।
इनऑर्गेनिक एसिड्स हम डिराइव करते हैं मिनरल से, और कार्बन इनका मेन कॉन्स्टिट्यूटिंग एलिमेंट नहीं होता है एक्सेप्ट कार्बोनिक एसिड। यहां तक स्क्रीनशॉट उठाओ। अब और टॉपिक है स्ट्रॉन्ग एसिड्स। स्ट्रॉन्ग एसिड्स वो एसिड्स जो कंप्लीटली डिसोसिएट होते हैं इनटू आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन। द एसिड्स which gets completely ionized in aqueous solution, उनको हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स। ये 100% 99.99% डिसोसिएट होते हैं इन एक्वस सॉल्यूशन में इनटू आयंस, इनको हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स। एग्जांपल HCl, HI हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अच्छा हाइड्रोजन आयोडाइड यानी हाइड्रोआयोडिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड, HClO4, अच्छा और है H2SO4 क्लोरिक एसिड। ये 5 एसिड्स खाली स्ट्रॉन्ग है, बाकी जो भी बचा वो वीक होगा। ये याद रखो, खाली ये 5 एसिड्स स्ट्रॉन्ग है, खाली ये 5 एसिड्स स्ट्रॉन्ग है। इनको हम बिग 5 भी कहते हैं, बिग 5 यानी ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स है। HCl है, HI है, HNO3 है, HClO4 है, H2SO4 है। जो भी एसिड बाकी बचा एक्सेप्ट दीज एसिड्स वो सारे वीक एसिड्स है, वो कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होते हैं। वीक एसिड्स which do not ionize completely are called weak acids. Example carbonic acid, example सल्फ्यूरस एसिड, नाइट्रस एसिड, आया समझ में। और ऑर्गेनिक एसिड्स जैसे प्रोपेनाइक एसिड है, साइट्रिक एसिड है, मैलिक एसिड है, मैलिक एसिड है, टार्टारिक एसिड है। अच्छा ये सारे क्या है, ये वीक एसिड्स है। आगे जाके स्ट्रॉन्ग एसिड्स का नाम है ट्रू इलेक्ट्रोलाइट्स और वीक एसिड्स का नाम है पोटेंशियल इलेक्ट्रोलाइट्स। वो आगे पढ़ना, ये असल में आगे जाके नाम नहीं रहता है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या होते हैं, वो एसिड्स जो कंप्लीटली डिसोसिएट होते हैं एक्वस सॉल्यूशन में, और वीक एसिड्स ये कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते हैं एक्वस सॉल्यूशन में। यहां तक स्क्रीनशॉट उठाओ। इसी तरह है ऑक्सी एसिड्स वो एसिड्स जिनमें ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ होता है और बाकी एलिमेंट्स के साथ होता है। एसिड्स in which oxygen is present with hydrogen and other elements। वो एसिड्स जिनमें ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ होगा और बाकी एलिमेंट्स के साथ होगा। एग्जाम्पल H2SO4, HNO3, CH3COOH एसिटिक एसिड, ETC, ये सारे ऑक्सी एसिड्स हैं। इसी तरह हाइड्रा एसिड्स जिसमें हाइड्रोजन होगा बाकी एलिमेंट्स के साथ, ऑक्सीजन के साथ नहीं। हाइड्रोजन is present with other elements। Example HCl, HBr, ETC। तो ये हाइड्रा एसिड्स है,
यहां तक नोट डाउन करो। ऑक्सीसिड्स क्या होता है? वो एसिड्स जिनमें ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ होगा और बाकी एलिमेंट्स के साथ होगा। एग्जाम्पल दीजिए। हाइड्राइसिड्स वो एसिड्स होते हैं जिनमें हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा बाकी एलिमेंट्स के साथ, ऑक्सीजन के साथ नहीं। एग्जाम्पल HCl, HBr, etc। यहां तक स्क्रीनशॉट उठाओ। अब हम थोड़ा बेसिस को डिस्कस करेंगे। बेसिस, कुछ बेसिस ऐसी होती है जो वाटर में इजीली सॉल्युबल होती है। तो वाटर सॉल्युबल बेसिस आर कॉल्ड अल्कलीज। जो भी बेस वाटर में डिजॉल्व होगी उनको हम अल्कलीज कहते हैं। एग्जाम्पल LiOH, KOH, NaOH, एटसेट्रा। यानी कोई भी बेस जो वाटर में डिजॉल्व होगी उनको हम कहते हैं अल्कलीज। अच्छा, कुछ बेसिस ऐसी होती हैं जो वाटर में सॉल्युबल नहीं होती है। अच्छा, देयर आर some bases which are not soluble in water, which cannot dissolve in water. Example, FeOH whole thrice. Example, CaOH whole twice, etc। ये बेसिस वाटर में डिजॉल्व नहीं होती है, वो बेसिस डिजॉल्व होते हैं वाटर में। अच्छा, इसका मतलब है अल्कलीज आर बेसिस, क्योंकि वो बेसिस जो सॉल्युबल होते हैं वाटर में आर कॉल्ड अल्कलीज। सो अल्कलीज आर एक्चुअली बेसिस, बट ये बेसिस अल्कलीज नहीं होती है। दीज आर नॉट अल्कलीज, दीज आर नॉट अल्कलीज, क्योंकि ये सॉल्युबल नहीं है वाटर में। वी कैन से all alkalis are bases, but all bases are not alkalis. All alkalis are bases, but all bases are not alkalis। क्योंकि अल्कलीज वो बेसिस है जो सॉल्युबल होते हैं वाटर में। आया समझ में? तो अल्कलीज बेसिस ही हैं, मगर बाकी सारी बेसिस सॉल्युबल नहीं होते वाटर में। सो दीज आर नॉट अल्कलीज। तो यहां तक नोट करो आप, दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। करो नोट यहां तक। अब हम डिस्कस करेंगे केमिकल रिएक्शंस ऑफ एसिड्स। केमिकल रिएक्शन ऑफ एसिड्स। पहली रिएक्शन, रिएक्शन विद मेटल्स। रिएक्शन विद मेटल्स। आपने रिएक्टिविटी सीरीज डिस्कस की है, आपने रिएक्टिव सीरीज पढ़ी भी है। ये याद रखो, रिएक्टिविटी सीरीज। देखो, ये रिएक्टिविटी सीरीज है। हाइड्रोजन से जो भी ऊपर है, हाइड्रोजन से ऊपर जो भी मेटल्स है, ये डाइल्यूट एसिड से मिलके डाइल्यूट एसिड से हाइड्रोजन गैस डिस्प्लेस करते हैं। ये पॉइंट याद रखो। और ये जो हाइड्रोजन के नीचे हैं, ये डाइल्यूट एसिड से हाइड्रोजन गैस डिस्प्लेस नहीं करते हैं। अच्छा, मेटल्स डिस्प्लेस हाइड्रोजन गैस फ्रॉम डाइल्यूट एसिड्स।
ये पॉइंट याद रखो। ये कौन से मेटल्स हैं जो हाइड्रोजन से अबो है? एग्जाम्पल। और क्या बनाते हैं? बनाते हैं साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। मेटल प्लस एसिड डाइल्यूट फॉर्म में क्या देगा? एक देगा मेटल साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। ये पॉइंट याद रखो। एक देगा मेटल साल्ट और देगा हाइड्रोजन गैस। यानी जब मेटल्स रिएक्ट करते हैं डाइल्यूट एसिड से तो वो डिस्प्लेस करते हैं हाइड्रोजन गैस। मगर कौन से मेटल्स जो रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर है? फॉर एग्जाम्पल, यहां पर कोई मेटल सोडियम मिला, सोडियम सॉलिड किसके साथ? HCl के साथ डाइल्यूट फॉर्म में। क्या देगा? मेटल साल्ट, मेटल का साल्ट NaCl एक्वस फॉर्म में, प्लस क्या देगा? हाइड्रोजन गैस। तो यहां से गैस डिस्प्लेस होगा। आया समझ में? यानी सोडियम जब रिएक्ट करता है विद डाइल्यूट HCl, यहां से साल्ट निकलता है और हाइड्रोजन गैस डिस्प्लेस होता है। आया समझ में? इसी तरह है Mg सॉलिड, इसको बनाओ 2 टाइम्स, इसको भी 2 टाइम्स, इसको 2 टाइम्स। Mg मैग्नीशियम प्लस H2SO4 डाइल्यूट रिएक्ट करेगा, मैग्नीशियम रिएक्ट करेगा किसके साथ? H2SO4 के साथ। क्या देगा? MgSO4 एक्वस। और क्या निकलेगा यहां से? हाइड्रोजन गैस। ये पॉइंट याद रखो। अब याद रखना, ये जो मेटल है ना, ये यहाँ पर ऑक्सीडाइज होता है और हाइड्रोजन आयन रिड्यूस होते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं और वो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं हाइड्रोजन आयन, क्योंकि एसिड्स देते हैं ना हाइड्रोजन आयन। तो इन दिस रिएक्शन metals undergo ऑक्सीडेशन। क्यों? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा, वो जो हाइड्रोजन आयन से एसिड्स देते हैं, वो हाइड्रोजन आयन गेन करते हैं ना इसके इलेक्ट्रॉन, तभी तो बनता है हाइड्रोजन गैस। यानी वो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, वो रिड्यूस होते हैं। हाइड्रोजन आयन्स अंडरगो रिडक्शन। क्यों? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स। यहां तक नोट करो। और जो मेटल्स हाइड्रोजन के नीचे हैं वो एसिड से, डाइल्यूट एसिड से हाइड्रोजन गैस डिस्प्लेस नहीं करते, यानी रिएक्शन नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, Cu सॉलिड प्लस H2SO4 डाइल्यूट, क्या होगी ये रिएक्शन? नहीं होगी रिएक्शन। क्यों? क्योंकि कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, तो यहां से वो हाइड्रोजन गैस कहां करेगा डिस्प्लेस? तो यहां पर रिएक्शन नहीं होगी, नो रिएक्शन। ये पॉइंट याद रखो, इसको नोट डाउन करो जल्दी। reaction of acids with metal carbonates और metal bicarbonates। सिंपल पॉइंट याद रखना, जब भी एसिड्स रिएक्ट करते हैं मेटल कार्बोनेट से या मेटल बाइकार्बोनेट से, दीज आर बेसिक इन नेचर, तो वहां से क्या बनता है? वहां से साल्ट बनता है, वाटर बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। सो एसिड डाइल्यूट फॉर्म में प्लस मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, मेटल बाइकार्बोनेट, क्या देगा? साल्ट प्लस वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। पॉइंट याद रखो। एग्जाम्पल, HCl प्लस सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 सॉलिड
क्या देगा, साल्ट देगा। यहाँ कौन सा साल्ट बनेगा, NaCl एक्वस। क्या निकलेगा, और वाटर लिक्विड फॉर्म में, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा गैस। आया समझ में। यहाँ पर Na 2 है, यहाँ पर एक ये बनेगा 2 टाइम्स, इसको भी बना 2 टाइम्स, तो हो गई बैलेंस। इसी तरह फॉर एग्जाम्पल H2SO4 डाइल्यूट, ये मेटल कार्बोनेट है, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट लो, सोडियम बाइकार्बोनेट लेंगे NaHCO3, ये सोडियम कार्बोनेट है, ये सोडियम बाइकार्बोनेट है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। बेकिंग सोडा, ये क्या देगा, यहाँ पर भी साल्ट मिलेगा, NaCl एक्वस प्लस H2O लिक्विड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। आया समझ में। यहां तक नोट डाउन करो जल्दी। यानी जब भी एसिड्स रिएक्ट करते हैं मेटल और मेटल कार्बोनेट से या मेटल बाइकार्बोनेट से, एक तो निकलता है साल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये नोट करो जल्दी। तीसरा, रिएक्शन विद बेसिस और मेटल ऑक्साइड। पॉइंट याद रखना, जब एसिड रिएक्ट करते हैं बेसिस के साथ या मेटल ऑक्साइड के साथ, तो ये देता है साल्ट प्लस वाटर एंड इट इज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्यों? क्योंकि एसिड प्लस बेस इज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसी तरह ये जो मेटल ऑक्साइड्स है, दीज आर बेसिक इन नेचर, बेसिक इन नेचर। एग्जाम्पल HCl प्लस बेस लो कोई भी, NaOH, ये भी एक्वस, क्या देगा, NaCl एक्वस प्लस वाटर। आया समझ में। कोई मेटल ऑक्साइड लो, अच्छा HCl एक्वस या डाइल्यूट प्लस ZnO जिंक ऑक्साइड सॉलिड फॉर्म में, जिंक ऑक्साइड को किस में डालो, HCl में, क्या देगा, ZnCl2 एक्वस, और क्या निकलेगा यहाँ से, वाटर H2O लिक्विड। तो यहाँ पर साल्ट भी बना और वाटर भी बना। आप इसको बैलेंस करो, 2 टाइम्स ZnCl2 हो गई बैलेंस, ये हो गई बैलेंस। चलो यहाँ तक स्क्रीनशॉट उठाओ। यानी जब एसिड्स रिएक्ट करते हैं मेटल कार्बोनेट से या मेटल बाइकार्बोनेट से, हमें मिलता है साल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। दिस इज द एग्जांपल। इसी तरह जब एसिड्स रिएक्ट करते हैं बेस या मेटल ऑक्साइड से, इट्स अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, और क्या देता है, साल्ट एंड वाटर दोनों में। तो यहाँ तक नोट डाउन करो। अब हम डिस्कस करेंगे केमिकल रिएक्शन ऑफ बेसिस, केमिकल रिएक्शंस ऑफ बेसिस। देखो एसिड्स पहले रिएक्ट करते थे मेटल से, उसी तरह बेसिस रिएक्ट करेंगे मेटल से। तो पहली रिएक्शन, रिएक्शन विद मेटल्स। एक पॉइंट याद रखो, कुछ ही मेटल्स हैं जो बेसिस के साथ रिएक्ट करते हैं। द मेटल्स लाइक जिंक, एल्युमिनियम, lead, etc. react with bases. Rest metals do not react. क्यों? These are actually amphoteric metals. Zinc, aluminium,
lead, tin, etc. are amphoteric metals. एम्फोट्रिक मेटल्स, इसीलिए ये रिएक्ट करते हैं किन के साथ? बेसिस के साथ। फॉर एग्जाम्पल एल्युमिनियम जब रिएक्ट करेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो क्या देगा? या जिंक। एल्युमिनियम या लेड रिएक्ट करेगा किसके साथ? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, या लिथियम हाइड्रोक्साइड के साथ, या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। क्या देगा हमें? सोडियम जिंकेट Na2Zn O2 एक्वस प्लस हाइड्रोजन गैस। यानी जब मेटल्स रिएक्ट करते हैं बेसिस से तो वो भी डिस्प्लेस करता है हाइड्रोजन गैस और एक साल्ट बनता है। दिस साल्ट इज कॉल्ड सोडियम जिंकेट। अच्छा, जब भी मेटल्स रिएक्ट करते हैं बेसिस से तो वहां पर डिस्प्लेस होता है हाइड्रोजन गैस और एक साल्ट बनता है। और कुछ ही मेटल्स रिएक्ट करते हैं बेसिस के साथ लाइक जिंक, एल्युमिनियम, लेड। बाकी मेटल्स रिएक्ट नहीं करते हैं बेसिस के साथ। यहां तक आया समझ में? और एक पॉइंट नोट करके रखो, जो मेटल बेस के साथ मिला वो मेटल होता है एज ए नेगेटिव आयन इन द साल्ट। द मेटल आयन, the metal that reacts with the base exists in the form of negative ion in the salt। देखो सोडियम जिंकेट में Na2Zn O2 ये क्या देगा हमें? 2 टाइम्स Na प्लस प्लस ZnO2 2 नेगेटिव। देखो जिंक मिला था ना किससे? सोडियम हाइड्रोक्साइड से। क्या बना? सोडियम जिंकेट। और सोडियम जिंकेट में जिंक किस फॉर्म में है? नेगेटिव आयन में। तो वो जो मेटल मिला था किससे? मेटल ने रिएक्ट की थी किससे? बेस से। वो मेटल होता है इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव आयन इन द साल्ट। ये पॉइंट नोट करो, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो जल्दी। अच्छा, जब एसिड से मेटल मिलता था, मेटल होता था वहां पर पॉजिटिव आयन। जब मेटल मिलता है बेस में, जब मेटल मिलता है एसिड से बनता है साल्ट, वहां पर मेटल होता है पॉजिटिव आयन। मगर जब यहाँ मेटल मिलता है बेस से और बनाता है साल्ट, यहाँ मेटल होता है इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव आयन। तो ये याद रखना, नोट डाउन करो। अच्छा, अब हमने अभी डिस्कस किया था कि रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटेलिक ऑक्साइड्स। मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, अभी पढ़ा था। अब वहां बचे नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स। मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। अब नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स रिएक्ट करेंगे विद बेसिस। रिएक्शन विद नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स, ये याद रखो। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक, ये याद रखना। और एसिडिक, यहां तक याद रखना। तो जब एसिड और बेस मिलते थे तो होती थी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब यहाँ पर नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है एसिडिक और वो है ना बेस, तो यहाँ पर भी क्या होगी? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यहाँ पर भी होगी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो यहाँ पर भी क्या बनेगा? साल्ट एंड वाटर। तो इट इज ऑल्सो ए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, इट इज ऑल्सो ए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जब मेटल्स, ये याद रखो, जब मेटल्स एसिड के साथ मिले थे या जब एसिड मेटल के साथ मिला था वो वहां बना था साल्ट। इसी तरह जब मेटल बेस से मिला था, when acid reacts with a base, it is a neutralization reaction। या when acid reacts with metallic oxide, it is also a neutralization reaction, क्योंकि metallic oxides are basic in nature। अब नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स किससे मिलेंगे? बेस से।
नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, तो एसिड और बेस ही मिलेगा ना, तो इट इज आल्सो ए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, इट इज आल्सो ए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो यहां पर भी क्या बनेगा, यहां पर भी वाटर और साल्ट बनेगा। तो अब यहां नजर रखो, बेस इज प्लस नॉन मेटेलिक ऑक्साइड गिव्स साल्ट एंड वाटर। याद रखो, तो जहां साल्ट और वाटर बनता है वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। तो बेसिस हम लेंगे, कोई भी बेस लेंगे, फॉर एग्जांपल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स है। तो यहां पर हम लेंगे कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्वस, इसको हम सिलिकेट लाइम भी कहते हैं। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करो कहां से, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन से, वो सॉल्यूशन बनेगी मिल्की। आपने ऑलरेडी डिस्कस पढ़ा होगा, कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड वाइट कलर, प्लस क्या निकलेगा, प्लस निकलेगा वाटर लिक्विड। ये पॉइंट याद रखो, जब भी हम कार्बन डाइऑक्साइड पास करते हैं थ्रो सिलिकेट लाइम, इट बिकम्स मिल्की। व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास्ड थ्रू CaOH whole twice सिलिकेट लाइम से, इट बिकम्स मिल्की। क्यों मिल्की बना, बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, और कैल्शियम कार्बोनेट वाइट होता है। मगर जब इसी सोल्यूशन से एक्सेस में हम कार्बन डाइऑक्साइड डालते हैं तो ये मिल्की से वापस कलरलेस बनता है। क्यों बनता है, बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। व्हेन एक्सेस CO2 is passed, अच्छा, the solution becomes colorless। ये पॉइंट याद रखो, ऐसे कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड, वाटर लिक्विड, ये और कार्बन डाइऑक्साइड पास करो, क्या होगा, यहां बनेगा कैल्शियम बाइकार्बोनेट और इट इज कलरलेस। ये पॉइंट याद रखो, इट इज कलरलेस। कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट CaHCO3 होल ट्वाइस, ये कलरलेस है। ये पॉइंट याद रखो, जब कार्बन डाइऑक्साइड पास होता है थ्रू सिलिकेट लाइम, द सॉल्यूशन बिकम्स मिल्की। अच्छा, बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। जब एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड पास किया जाता है देन सॉल्यूशन बिकम्स फ्रॉम मिल्की टू कलरलेस बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये रिएक्शन याद रखो, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन एग्जाम के लिए। यहां तक स्क्रीनशॉट उठाओ जल्दी। Now let us discuss pH. pH important concept है। P has been derived from potens. It is a German word and its meaning is power. H stands for hydrogen ion concentration. पॉइंट याद रखो कि ये जो pH है ये हमें बताता है कि किसी सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कितनी है। सो इट इज द मेजर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन ए सॉल्यूशन। पॉइंट याद रखो, ये जो pH है, P हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम पोटेंस। पोटेंस मीन्स पावर
H स्टैंड्स फॉर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। तो किसी भी सोल्यूशन में कितनी हाइड्रोजन कंसंट्रेशन है वो हम किससे दिखाते हैं, pH से। सो pH shows the hydrogen ion concentration in an aqueous solution। ये जो pH का कॉन्सेप्ट है ये खाली एक्वस सॉल्यूशंस पे अप्लाई होता है। एक्वस सॉल्यूशंस के बगैर, वाटर सॉल्वेंट के बगैर जहां ये अप्लाई नहीं होता, ये खाली एक्वस सॉल्यूशंस के लिए अप्लाई होता है। तो ये जो pH है ये हमें बताता है कि किसी सॉल्यूशन में, एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कितनी है। यहां तक आया समझ में? अच्छा, आप सबको पता है कि एक्वस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट वाटर होता है। एट 25 डिग्री सेल्सियस ये जो वाटर है, वाटर डिसोसिएट होता है, इसकी सेल्फ आयोनाइजेशन होती है, ऑटो आयोनाइजेशन होती है इनटू H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। ये आपको पता है। अंडर एट 25 डिग्री सेल्सियस वाटर डिसोसिएट होता है इनटू H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। 1 लीटर ऑफ वाटर लेंगे, 1 लीटर ऑफ वाटर में H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन होती है 10⁻⁷ मोलर, यानी मोल्स पर लीटर। इसी तरह OH की कंसंट्रेशन होती है 10⁻⁷ मोलर। तो हमें खाली H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन चाहिए। जो नॉर्मल वाटर होता है, जो ऑर्डिनरी वाटर होता है, उसके 1 लीटर में कितना होता है हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन? इतनी, इन 1 लीटर ऑफ वाटर, इन 1 लीटर वाटर। ये पॉइंट याद रखो, क्योंकि pH से हमें क्या मिलता है? इट शोज हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। किसी भी सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कितनी है उसको वो हम कैसे डिराइव करते हैं, वो हम डिराइव या देखते हैं कैसे, pH से। मगर उससे पहले आप वाटर को देखो, वाटर है 25 डिग्री सेल्सियस, डिसोसिएट होता है इनटू H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। इट इज कॉल्ड सेल्फ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। सेल्फ आयोनाइजेशन और ऑटो आयोनाइजेशन ऑफ वाटर, ये अरिहंस ने दिया था ये कंसेप्ट। 1 लीटर ऑफ वाटर में कितनी हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन होती है? 10⁻⁷ लीटर। आया समझ में? अब ये जो वाटर है इसमें हम ऐड करेंगे एसिड। जब हम ऐड करेंगे एसिड, सपोज हमने एसिड ऐड किया, ऐड एसिड इन वाटर, एसिड हमें क्या देगा? H पॉजिटिव आयन वही देगा कि नहीं? जब वो H पॉजिटिव आयन देगा वो डिसोसिएट होगा ना, H पॉजिटिव आयन कोई नेगेटिव आयन, वो H पॉजिटिव आयन और ये H पॉजिटिव आयन, इससे H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन कम होगी या ज्यादा? देखो ऑलरेडी वाटर में 10⁻⁷ है कंसंट्रेशन किसकी? H पॉजिटिव आयन की। जब हमने उसी वाटर में एसिड डाला, एसिड ने क्या दिया? वो H पॉजिटिव आयन। एक तो नॉर्मल वाटर का H पॉजिटिव आयन था 10⁻⁷, और जब एसिड डाला तो और मिला ना H पॉजिटिव आयन, तो अब 10⁻⁷ से ज्यादा होगा H पॉजिटिव आयन। यानी पहले था 10⁻⁷, अब हो सकता है 10⁻�6, क्योंकि 10⁻⁷ ज्यादा 10⁻�6, या और एसिड डालो तो 10⁻⁵ भी बन सकता है, और एसिड डालो तो 10⁻⁴ भी बन सकता है, 10⁻³ भी बन सकता है, 10⁻² भी बन सकता है, 10⁻⁻1। ये हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कब? जब हम एसिड ऐड करते हैं वाटर में। यहां तक आया समझ में? अगर हम बेस ऐड करेंगे, बेस हमें क्या देगी? अगर हम बेस ऐड करेंगे वाटर में, बेस हमें देगी ना OH नेगेटिव आयन। ऑलरेडी तो ऑर्डिनरी वाटर में कितना OH नेगेटिव कंसंट्रेशन है? 10⁻⁷ है कि नहीं? और हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कितनी है? 10⁻⁷। मगर हमें क्या देखना है? H पॉजिटिव कंसंट्रेशन। जब हम बेस डालेंगे तो OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन आएगी ना उसमें, H पॉजिटिव OH नेगेटिव, ये क्या बनाएंगे? वाटर। जब बेस का OH नेगेटिव आएगा और वाटर में ऑलरेडी है ना H पॉजिटिव अपना, वाटर का H पॉजिटिव और बेस का OH नेगेटिव, ये क्या बनाएंगे? वापस वाटर। तो जब वाटर बनेगा तो H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, यानी एसिड डालने पर H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है और बेस डालने पर H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है। क्यों? एसिड हमें H पॉजिटिव देता है, H पॉजिटिव ऑलरेडी इधर है, और H पॉजिटिव है तो H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गई, 10⁻⁻⁶ से 10⁻⁻⁶, -5, -4, -3, जब हमने बेस डाला, बेस ने दिया OH नेगेटिव, वाटर का H पॉजिटिव और बेस का OH नेगेटिव, ये क्या बनाएंगे? वाटर। तो H पॉजिटिव कंसंट्रेशन हो गई ना डिक्रीज,
तो 10⁻⁷ से किधर जाएगी वो जा सकती है 10⁻8, 10⁻9, 10⁻10, 10⁻11, 10⁻12, 10⁻13, 10⁻14। तो जो एक्वस सोल्यूशन है जिसमें हम एसिड करते हैं या बेस करते हैं, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन वेरी होती है फ्रॉम 10⁻1 टू 10⁻14। यहाँ तक आया समझ में? 10⁻6, 10⁻5 ये तब होता है जब एसिड ऐड करते हैं, ये होता है तब जब हम बेस ऐड करते हैं। आया समझ में? तो ये याद रखो, एसिड डालने से वाटर में H+ कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है और बेस डालने से वाटर में H+ कंसंट्रेशन डिक्रीज होते हैं, ये तो पता है आपको। अब यही है ना H+ की कंसंट्रेशन किस में? एक्वस सोल्यूशन में, क्योंकि हमने इसमें एसिड डाला या बेस डाली। जब हम एसिड या बेस डालते हैं वाटर में वो तो सोल्यूशन बनती है, एंड दैट सोल्यूशन इज कॉल्ड एक्वस सोल्यूशन। तो पीएच से हमें क्या मिलता है कि किसी भी सोल्यूशन में हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कितनी है उसको हम कैसे देखते हैं? पीएच से। अब आया समझ में? अभी तक आपने पढ़ा है कि पीएच इज 1, 2, 3, 4 एंड 14। अब ये वाला कैसे बनेगा होल नंबर? अब ये कैसे बनेगा होल नंबर? इसके लिए कंसेप्ट आता है लॉग का। ये पॉइंट याद रखो, लॉग चेंजेस बिगर टर्म्स इनटू स्मॉलर टर्म्स। अगर लॉग होगा 10⁻x वो बराबर होगा x के बराबर। अगर 10⁻x को हम लॉग ऐड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो किस में कन्वर्ट होगा? x में। अगर 10⁻⁻x होगा, इसको हम ऐड करेंगे लॉग, वो किसके बराबर बनेगा? -x। मगर अभी तक आपने pH देखा है पॉजिटिव। अब यहाँ तो 10⁻⁻x, -x किसके बराबर है? -1, -2, -3, -4, -5, -6 एंड सो ऑन। अब आपने pH देखा है पॉजिटिव नंबर्स। अब ये पॉजिटिव कैसे बनेगा? ये पॉजिटिव तब बनेगा जब इसको नेगेटिव ऐड करेंगे। तो अगर हम करेंगे नेगेटिव लॉग x 10⁻⁻x, ये होता है बराबर x के बराबर। देखो गोबर, यहां तक नजर रखना। पहले वाटर है हमारे पास, वाटर में हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कितनी है 1 लीटर में? 10⁻⁷। आपने वाटर में इसे डाला तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन क्या हो गई? ज्यादा। पहले लिखो, वाटर में हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कितनी है? 10⁻⁷ मोलर। जब आपने इसी वाटर में क्या डाला? एसिड, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बढ़ गई 10⁻⁻ से 10⁻⁻6, -5, -4। जब आपने बेस डाला, बेस ने क्या दिया? OH नेगेटिव आयन। OH नेगेटिव आयन किससे मिला? H+ से। तो उससे क्या होगा? H+ की कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी। तो H+ कंसंट्रेशन डिक्रीज हो गई, 10⁻⁷ से वो बन सकता है 10⁻⁸, -9। आया समझ? अब इसको पॉजिटिव नंबर में बनाना है, इसके लिए हम अप्लाई करेंगे लॉग। आया समझ में? आपको पता है लॉग 10⁻x होता है बराबर x। आया समझ में? इसी तरह अगर हमारे पास 10⁻⁻x होगा, अगर हम इसको लॉग मल्टीप्लाई करेंगे ये बनेगा -x के बराबर। अगर इन सबको लॉग अप्लाई करेंगे ये बनेगा -1, -2, -3, -4, -5, -4। आया समझ में? मगर pH हमेशा होता है पॉजिटिव। उसको पॉजिटिव बनाने के लिए यहाँ पर हम मल्टीप्लाई माइनस करेंगे, माइनस माइनस प्लस। तो माइनस लॉग 10⁻⁻x इज इक्वल टू +x, यानी x। आया समझ में? इसीलिए हम कहते हैं कि pH इज नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H+ कंसंट्रेशन। ये याद रखो, pH की जो डेफिनेशन है, pH इज नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H+ कंसंट्रेशन। अच्छा, यहां पर क्या है? H+ कंसंट्रेशन 10⁻⁻1। अब देखो यहां पर माइनस लॉग 10⁻⁻1। अच्छा, माइनस लॉग 10⁻⁻1 किसके बराबर आएगा? 1 के बराबर। तो pH क्या आएगा यहां पर? 1। तो pH इज इक्वल टू 1। आप इसको करो माइनस लॉग 10⁻⁻2, ये क्या आएगा? 2। ये क्या आएगा? 3। ये 4। ये 5। ये 6। ये 7। ये 8। ये 9। ये 10। ये 11। ये 12। ये 13 और ये 14। अब आया समझ में? जब हम नेगेटिव लॉग ऐड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, किसको? इन कंसंट्रेशंस को। आया समझ में? तो वहां पर pH आता है होल नंबर। देखो और समझो, और समझो। pH हमें क्या बताता है कि किसी भी सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन क्या है। आपके पास वाटर है, वाटर है 25 डिग्री डिसोसिएट होता है इनटू H+ एंड OH नेगेटिव, सेल्फ आयोनाइजेशन।
उस ऑर्डिनरी वाटर में 1 लीटर के वाटर में हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन होती है 10⁻⁷। आया समझ में? अब उसी वाटर में आपने क्या ऐड किया? एसिड। एसिड हमें क्या देता है? H पॉजिटिव आयन। एक तो ऑलरेडी H पॉजिटिव आयन था और H पॉजिटिव आयन आया तो इंक्रीज हुआ ना, यानी पहले था 10⁻⁷, अब क्या बना? 10⁻⁷ से 10⁻⁶ बन सकते हैं, -5 -3 -2 -1 तक। आया समझ में? एसिड आपने डाला, H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गई। अब क्या डालोगे? बेस। जब आप बेस डालोगे तो बेस क्या देगा? OH नेगेटिव आयन। OH नेगेटिव आयन किससे मिलेगा? H पॉजिटिव से। तो H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन क्या होगी? डिक्रीज, क्योंकि जब ये मिलेगा ये वाटर बनेगा ना, बेस देगा आपको OH नेगेटिव आयन। OH नेगेटिव आयन किससे मिलेगा? H पॉजिटिव आयन से। H पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन क्या बनाएंगे? वाटर। तो H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन क्या होगी? डिक्रीज, यानी 10⁻⁷ से कम, वो होगा 10⁻⁸ टू 10⁻⁴ तक। आया समझ में? आया समझ में? ये हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है इन एक्वस सॉल्यूशन। उसको हम कैसे डिस्कस करते हैं? पीएच से। कैसे? आया समझ में? अब ये जो पीएच है ना, पीएच की जो डेफिनेशन है, इट इज नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H पॉजिटिव कंसंट्रेशन। ये नेगेटिव लॉग क्यों है? पहले लॉग क्यों है? लॉग इज यूज्ड टू चेंज बिग टर्म्स इनटू स्मॉलर टर्म्स। यानी अगर आपके पास 10⁻⁴ होगा, इसको कन्वर्ट करना होगा x में, तो इसको मल्टीप्लाई करो लॉग। लॉग 10⁻⁴ इज x। यानी इन टर्म्स को स्मॉल बनाने के लिए हम लॉग मल्टीप्लाई करते हैं। दैट इज वाई पीएच इज नेगेटिव लॉग ऑफ H पॉजिटिव कंसंट्रेशन। सर ये माइनस क्यों है? क्योंकि अगर हम इनके ऊपर है ना माइनस पावर, अगर हम 10⁻⁻x देखेंगे, -x है यहाँ पर 1 -6 -1 -4 -3 -2 1, अगर हम लॉग ऐड कर मल्टीप्लाई करेंगे वो बनेगा ना -x के बराबर। मगर पीएच हमेशा पॉजिटिव आता है, तो इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई माइनस करेंगे, माइनस लॉग इंटू 10⁻⁻x। यहाँ ये टर्म बनेगी -x, माइनस माइनस से सर क्या बनेगा? प्लस। तो इसीलिए हम कहते हैं पीएच इज नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H पॉजिटिव कंसंट्रेशन। तो पीएच जब हम यहाँ पर डालेंगे, पीएच देखेंगे इसका 10⁻⁻1 का, सो माइनस लॉग 10⁻⁻1। अच्छा, लॉग 10⁻⁻1 किसके बराबर आएगा? -1, और बाहर है ना माइनस 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 है प्लस, तो इसका पीएच क्या आएगा? 1। इसी तरह 10⁻⁻2 का क्या आएगा? 2। 10⁻3 का आएगा 3। 10⁻4 का आएगा 4। 10⁻5 का आएगा 5। 10⁻6 का आएगा 6। 10⁻7 का आएगा 7। 10⁻8 का आएगा 8। 10⁻9 का आएगा 9। 10⁻10 का आएगा 10। 10⁻11 का आएगा 11। 10⁻12 का आएगा 12। 10⁻13 का आएगा 13 और 10⁻14 का आएगा 14। आया समझ में? सो पीएच इज नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H पॉजिटिव कंसंट्रेशन। अच्छा, ये कि इसकी कंसंट्रेशन थी 10⁻7, ये था ऑर्डिनरी वाटर का, न्यूट्रल वाटर का। तो न्यूट्रल वाटर का पीएच क्या है? न्यूट्रल का है 7। ये न्यूट्रल है, सो इट इज न्यूट्रल पीएच। सो 7 इज द न्यूट्रल पीएच। यहां पर हमने क्या डाला था? एसिड, तो ये बनेगा एसिडिक पीएच। एसिडिक पीएच, एसिडिक पीएच हमेशा होता है लेस देन 7, है ना? 7 से कम है, लेस देन 7। अच्छा, यहां से हमने क्या डाली थी? बेस, तो ग्रेटर देन 7 इज बेसिक पीएच। ग्रेटर देन 7 बेसिक पीएच। आया समझ में? यहां तक आया समझ में? तो अगर पीएच होगा 7, इट इज न्यूट्रल। अगर 7 से कम होगा, इट इज एसिड। अगर 7 से ज्यादा है तो इट इज बेसिक। यहां तक स्क्रीनशॉट उठाओ जल्दी। ये जो साल्ट्स है ना, दीज आर द एक्चुअली आयोनिक कंपाउंड्स। ये तब बनते हैं जब एसिड से सारे हाइड्रोजन एटम्स या कुछ हाइड्रोजन एटम्स रिप्लेस होते हैं बाय मेटल एटम्स और अमोनियम आयन। Salt. Salts are the compounds formed by the complete or partial replacement of hydrogen atoms by metal atoms or ammonium ion. साल्ट तब बनते हैं
जब एक एसिड से सारे हाइड्रोजन एटम या कुछ हाइड्रोजन एटम रिप्लेस होते हैं, किससे? मेटल एटम से या अमोनियम आयन से। NH4+1 इज एन अमोनियम आयन। और ये जो साल्ट्स होते हैं ये आयनिक कंपाउंड्स होते हैं। साल्ट्स आर आयनिक कंपाउंड्स। फॉर एग्जाम्पल आप ले लो H2SO4 एक्वस प्लस NaOH एक्वस। क्या हो सकता है इस एसिड से? या एक ही हाइड्रोजन एटम रिप्लेस होता है बाय दिस मेटल एटम, या दोनों हो सकते हैं। अगर एक होगा तो क्या बनेगा? NaHSO4 एक्वस प्लस वाटर। यानी इस एसिड से एक ही हाइड्रोजन एटम रिप्लेस हुआ बाय दिस मेटल एटम, क्योंकि यहां पर और एक हाइड्रोजन एटम है। तो साल्ट तब बनता है जब हाइड्रोजन एटम्स या सारे या कुछ हाइड्रोजन एटम रिप्लेस होते हैं, किससे? एसिड से रिप्लेस होते हैं बाय मेटल एटम। यहां पर एक ही हुआ तो दैट इज वाई NaHSO4 बना। इट इज कॉल्ड सोडियम बाइसल्फेट। या ये हो सकता है H2SO4 एक्वस प्लस MgOH होल ट्वाइस एक्वस। क्या होगा? यहां पर दोनों रिप्लेस हो सकते हैं, तो क्या बना? MgSO4 एक्वस प्लस H2O। यहां तक आया समझ में? यहां तक आया समझ में? यानी यहां से एक ही हाइड्रोजन एटम रिप्लेस हुआ, यहां से दोनों हाइड्रोजन एटम रिप्लेस हुए। दिस इज कॉल्ड मैग्नीशियम सल्फेट। आया समझ में? ये दोनों क्या है? साल्ट्स हैं। आया समझ में? तो साल्ट तब बनता है जब एक एसिड से सारे हाइड्रोजन एटम या कुछ हाइड्रोजन एटम रिप्लेस होंगे सल्फ्यूरिक एसिड से। जब ये सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन की तो यहां पर इस केस में एक हाइड्रोजन एटम रिप्लेस हुआ, और इस केस में सल्फ्यूरिक एसिड में दोनों हाइड्रोजन एटम रिप्लेस हुए बाय मैग्नीशियम आयन या मैग्नीशियम एटम। या ऐसे भी हो सकता है, अच्छा, HCl एक्वस प्लस NH4OH एक्वस। ये एसिड है, ये बेस है, क्या देगा? HCl एक्वस प्लस NH4OH एक्वस हाइड्रोक्लोरिक एसिड अमोनियम हाइड्रोक्साइड। यहां पर H एटम रिप्लेस किससे होगा? अमोनियम आयन से। NH4Cl एक्वस प्लस H2O। तो ये साल्ट है, इट इज कॉल्ड अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड। तो ये पॉइंट याद रखो सिंपल में कि एक साल्ट कंपाउंड होता है जो तब बनता है जब एक एसिड से या सारे या कुछ हाइड्रोजन एटम रिप्लेस होंगे बाय मेटल एटम या अमोनियम एटम से। सल्फ्यूरिक एसिड में एक ही हाइड्रोजन एटम रिप्लेस हुआ तो बना सोडियम बाइसल्फेट। यहां पर सल्फ्यूरिक एसिड में जब वो रिएक्ट करता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो दोनों हाइड्रोजन एटम इसके रिप्लेस होते हैं। और HCl में हाइड्रोक्लोरिक एसिड में जब ये रिएक्शन करता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड से तो इस केस में हाइड्रोजन एटम इज रिप्लेस्ड बाय अमोनियम आयन, तो तभी बना है NH4Cl। यहां तक आया समझ में? ये नोट डाउन करो जल्दी। टाइप्स ऑफ साल्ट्स। पहला साल्ट है न्यूट्रल साल्ट।
न्यूट्रल साल्ट तब बनता है व्हेन स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट्स विद स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड भी डिस्कस किया, स्ट्रॉन्ग बेस भी डिस्कस की। स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस क्या हमें देता है? न्यूट्रल साल्ट। और न्यूट्रल साल्ट का पीएच होता है 7, पीएच इज 7। न्यूट्रल साल्ट का पीएच होता है 7। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है? HCl एक्वस। स्ट्रॉन्ग बेस क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस। क्या देगा? साल्ट, NaCl। तो ये जो यहां पर ये साल्ट बना, ये जो यहां पर ये साल्ट बना, ये साल्ट सोडियम क्लोराइड, ये न्यूट्रल साल्ट है। इसका पीएच है 7। इट्स अ न्यूट्रल साल्ट। यहां तक आया समझ में? यहां देंगे H2SO4 एक्वस। कोई स्ट्रॉन्ग बेस लेंगे, कोई स्ट्रॉन्ग बेस, फॉर एग्जांपल KOH एक्वस। क्या देगा? KOH और H2SO4 यहां पर रिप्लेस होंगे दोनों, तो क्या देगा? K2SO4 एक्वस प्लस वाटर 2 टाइम्स, ये आएगा 2 टाइम्स। तो ये साल्ट क्या है? ये न्यूट्रल साल्ट है। इसका भी पीएच क्या आएगा? 7 के बराबर। आया समझ में? न्यूट्रल साल्ट तब बनता है व्हेन स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट्स विद स्ट्रॉन्ग बेस। एग्जांपल ये। अब है एसिडिक साल्ट। एसिडिक साल्ट ये तब बनता है व्हेन जो जो साल्ट होगा वो स्ट्रांग होगा। यहां पर जो साल्ट है वो स्ट्रांग होगा। एसिडिक साल्ट, तो साल्ट क्या है? एसिडिक। स्ट्रांग क्या होगा? एसिड। स्ट्रांग एसिड प्लस वीक बेस। एसिडिक साल्ट यानी जो साल्ट का टाइप है वही एसिड डालेगा, यानी एसिडिक साल्ट स्ट्रांग एसिड प्लस वीक बेस। आया समझ में? तो तब क्या मिलेगा? स्ट्रांग एसिड क्या है? स्ट्रांग एसिड HCl है एक्वस। वीक बेस क्या है? NH4OH एक्वस। तो यहां पर हमें क्या मिलेगा? NH4Cl एक्वस प्लस H2O। तो ये क्या है? ये एसिडिक साल्ट है। यहां तक आया समझ में? इसका पीएच क्या होगा? लेस देन 7। पीएच लेस देन 7। वो साल्ट जिनका पीएच होगा लेस देन 7 आर कॉल्ड एसिडिक साल्ट। ये कब बनते हैं? व्हेन स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट्स विद वीक बेस। यहां तक आया समझ में? अब हम डिस्कस करेंगे बेसिक साल्ट। बेसिक साल्ट, बेसिक साल्ट जो साल्ट होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा। एसिडिक साल्ट में स्ट्रॉन्ग क्या होगा? एसिड। बेसिक साल्ट में स्ट्रॉन्ग क्या होगा? बेस। वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस गिव्स अस बेसिक साल्ट। पीएच क्या होगा? ग्रेटर देन 7। एग्जांपल वीक एसिड कार्बोनिक एसिड H2CO3। अच्छा, स्ट्रॉन्ग बेस क्या है? NaOH। कार्बोनिक एसिड H2CO3 एक्वस प्लस NaOH, ये स्ट्रॉन्ग है। क्या देगा? Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर। तो सोडियम कार्बोनेट क्या है? ये बेसिक साल्ट है। आया समझ में? इसका पीएच क्या होगा? ग्रेटर देन 7। यहां तक नोट करो। न्यूट्रल साल्ट कब बनेगा? जब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस मिलेगा, पीएच क्या होगा? 7। एसिडिक साल्ट कब बनेगा? जब स्ट्रॉन्ग एसिड कंबाइन्स विद वीक बेस। बेसिक साल्ट कब बनेगा? जब वीक एसिड अच्छा कंबाइन होगा, रिएक्ट होगा विद स्ट्रॉन्ग बेस, पीएच क्या होगा? ग्रेटर देन 7। आप स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड, वीक बेस को याद रखो तो ये इजी होगा फिर बनाना। यहां तक स्क्रीनशॉट उठाओ। अब हम डिस्कस करेंगे सोडियम क्लोराइड NaCl। इट इज ऑल्सो कॉल्ड कॉमन साल्ट और टेबल साल्ट। ये कब बनता है? इन द लेबोरेटरी। लेबोरेटरी में कब बनता है? जब HCl रिएक्ट करता है विद NaOH इन द लेबोरेटरी, इन द लैब। कैसे बनेगा? व्हेन HCl
हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट्स विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, तब क्या हमें मिलेगा? सोडियम क्लोराइड एक्वस प्लस वाटर। ये लैब में है, मगर नेचर में सोडियम क्लोराइड एबंडेंट में है। एग्जाम्पल इन सी वाटर, एग्जाम्पल इन सी वाटर, इन नेचर NaCl is abundant in सी वाटर। हम क्या करते हैं? हम सी वाटर को स्टोर करते हैं इन लगून्स में। सी वाटर इज स्टोर्ड इन लगून्स। फिर वहां क्या होता है? वहां से इवापोरेशन, पानी जाता है वेपर्स में, और नीचे क्या रहेगा? सोडियम क्लोराइड। वाटर is evaporated keeping NaCl behind। आया समझ में? यानी समंदर का पानी अब स्टोर करो लगून में, उसको लाइट में रखो, लाइट से क्या होगा? हीट अप होगा, पानी वेपराइज होगा, और बाकी बहन क्या रहेगा? साल्ट रहेगा। यहां तक आया समझ में? अब इसके यूजेस, इट इज यूज्ड इन कुकिंग, it is used as a preservative, it is used in making pickles, और क्या है? it is used to prepare some important chemicals, used to prepare some important chemicals like sodium hydroxide, like sodium carbonate, like sodium bicarbonate। ये केमिकल बनाने के लिए काम आता है कौन? सोडियम क्लोराइड। तो अब हम डिस्कस करेंगे प्रेपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, प्रेपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा, वो प्रोसेस जिसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज आल्सो कॉल्ड कास्टिक सोडा, ये याद रखना। अच्छा, वो प्रोसेस जहां पर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, दैट इज कॉल्ड क्लोर अल्कली प्रोसेस। क्लोर अल्कली प्रोसेस, क्लोर अल्कली प्रोसेस is used to manufacture sodium hydroxide. It is actually an electrolytic process. It is actually an electrolysis or electrolytic process. आया समझ में? इसमें हम एक्वस NaCl की क्या करते हैं? इलेक्ट्रोलिसिस। हमें NaCl लाएंगे, एक्वस H2O, इसकी क्या होगी? इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस तो क्या बनेगा? NaOH, एक बनेगा NaOH, प्लस क्या निकलेगा? H2 गैस, और क्या निकलेगा? Cl2 गैस। इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्लोर अल्कली प्रोसेस। अब ये जो हाइड्रोजन गैस है, ये कैथोड, ये निकलता है कैथोड से, और ये निकलता है एनोड से। इतना ही याद रखो। अच्छा, ये याद रखो, सोडियम क्लोराइड लैब में हम बनाते हैं फ्रॉम HCl एंड NaOH, और ये जो NaCl है, इट इज अबंडेंट इन नेचर, इट इज प्रेजेंट इन सी वाटर। अच्छा, इट इज आल्सो प्रेजेंट इन सम माइनस इन सम माउंटेन्स, वहां पर हम उसको रॉक साल्ट कहते हैं। अच्छा, साल्ट फ्रॉम NaCl फ्रॉम माउंटेन्स और फ्रॉम माइनस इज कॉल्ड रॉक साल्ट। एग्जाम्पल पिंक साल्ट, ये पॉइंट याद रखो। अच्छा, नेचर में अबंडेंट है साल्ट, कहाँ पर? सी वाटर में। सी वाटर को आप स्टोर करो लगून्स में, वहाँ पर फिर लाइट पड़ेगी, वाटर इवापोरेट होगा, और बाकी बीच नीचे क्या बचेगा? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड के बहुत सारे यूज हैं। सम यूजेस आर, इट इज यूज्ड टू प्रिपेयर केमिकल्स लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट एंड बेकिंग सोडा। डिस्कस करेंगे प्रेपरेशन ऑफ कास्टिक सोडा और सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? क्लोर अल्कली प्रोसेस। इट इज एक्चुअली एन इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस और इलेक्ट्रोलिसिस। इसमें हम एक्वस NaCl लेते हैं, एक्वस NaCl की इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, वहाँ से NaOH निकलता है, और साथ में निकलता है हाइड्रोजन गैस, कहाँ पर? कैथोड प्लेट से, और क्लोरीन निकलता है एनोड प्लेट से। आया समझ में? यानी वो एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल ऐसी होती है, इसमें हम NaCl की सोल्यूशन रखते हैं, NaCl एक्वस, इसमें हम प्लेटिनम की प्लेट रखते हैं,
एक प्लेट को हम कनेक्ट करते हैं विद द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी और दूसरे को नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। इस वाले को हम कहते हैं कैथोड, इस वाले को हम कहेंगे एनोड। यहाँ से क्लोरीन गैस निकलता है और यहाँ से हाइड्रोजन गैस निकलता है, बाकी बचता है लास्ट में NaOH। और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं क्लोरो अल्कली प्रोसेस। यहाँ तक नोट करो, स्क्रीनशॉट उठाओ। अब है सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। या सोडा बाइकार्ब या खाली बाइकार्ब, और भी इसके नाम है। इसकी फार्मूला है NaHCO3। इसको प्रिपेयर करते हैं सोडियम क्लोराइड से, मगर एक्वस सोडियम क्लोराइड से। अच्छा, क्या करते हैं? NaCl एक्वस यानी वाटर के साथ, इसको हम कहते हैं ब्रायन। और करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया, यहां से निकलता है सोडियम बाइकार्बोनेट Na2CO3 प्लस क्या निकलता है? NH4Cl। आया समझ में? यानी ये है ना सोडियम बाइकार्बोनेट, इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम सोडियम क्लोराइड, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया। दिस इज सोडियम बाइकार्बोनेट। अच्छा, ये सोडियम बाइकार्बोनेट किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? इट इज यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर्स। इट इज यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर्स। चाहे कोई भी फायर एक्सटिंग्विशर हो, ड्राई फायर एक्सटिंग्विशर हो, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर हो, फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर हो, उन सब में सोडियम बाइकार्बोनेट इस्तेमाल किया जाता है। इट इज यूज्ड इन टूथपेस्ट्स। बाकी आप यूजेज NCERT से पढ़ो। यहां तक आया समझ में? अच्छा, ये क्या है? ये स्लाइटली बेसिक होता है, स्लाइटली बेसिक। इट चेंजेस रेड लिटमस टू ब्लू, रेड लिटमस टू ब्लू। ये पॉइंट याद रखना। एंड इट इज सुपरेंजली सॉल्युबल इन वाटर, इट इज सुपरेंजली सॉल्युबल इन वाटर। थोड़ा, ये 100% सॉल्युबल नहीं है वाटर में, सुपरेंजली थोड़ा है सॉल्युबल होता है वाटर में, यहां तक याद रखो। और है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। और इसको और एक नाम है बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा। इट इज ऑल्सो यूज्ड इन बेकरी, इट इज यूज्ड इन बेकरी। अच्छा, सोडियम कार्बोनेट, इसका नाम है वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा। ये भी हम ऐसे ही बनाते हैं। कैसे? NaCl प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस NH3 क्या देगा? NaHCO3 प्लस देगा NH4Cl। फिर हम लेते हैं क्या? सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट को हम हीट करते हैं, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट करो, यहां से हमें मिलेगा Na2CO3 प्लस क्या निकलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ये याद रखो। आया समझ में? दिस इज सोडियम बाइकार्बोनेट। अच्छा, इसको हम रिक्रिस्टलाइज करते हैं वाटर, वाटर इसमें डालते हैं, क्या होता है? Na2CO3 प्लस 10 टाइम्स वाटर, ये बनाता है Na2CO3 डॉट 10 टाइम्स वाटर। इसी को हम कहते हैं वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा। और ये जो Na2CO3 है, इसमें वाटर नहीं है, इसको हम कहते हैं सोडा ऐश, सोडा ऐश या एनहाइड्रस।
एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट। आया समझ में? यहां तक आया समझ में? आपने सोडियम क्लोराइड, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया को रिएक्ट कराया, वहां से मिला सोडियम बाइकार्बोनेट, 2 मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट के लिया, उसको हीट किया, वहां से बना सोडा ऐश, सोडियम कार्बोनेट या एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट। उसको 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर डाले तो वहां बना वॉशिंग सोडा या सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। और सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। अच्छा, इसको हम किस में इस्तेमाल करते हैं? इट इज यूज्ड इन वॉशिंग, इट इज यूज्ड टू रिमूव द हार्डनेस ऑफ वाटर। वो यूज अब खुद पढ़ो, यहां तक स्क्रीनशॉट उठाओ। ब्लीचिंग पाउडर, bleaching powder, bleach means to decolorize, bleach means to decolorize, कलर निकालना। ब्लीचिंग पाउडर की फॉर्मूला है CaOCl2। ये हम कैसे बनाते हैं? इट इज प्रिपेयर्ड बाय पासिंग क्लोरीन गैस थ्रू सिलिकेट लाइम। अच्छा, यहां क्या बनेगा? CaOCl2 प्लस H2O। सो दिस इज ब्लीचिंग पाउडर। अच्छा, ये हम किस में इस्तेमाल करते हैं? इट इज यूज्ड इन पल्प इंडस्ट्री, इट इज यूज्ड इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, इट इज यूज्ड टू डिसइंफेक्ट, इट इज यूज्ड टू ट्रीटमेंट ऑफ वाटर। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इसको इस्तेमाल किया जाता है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री। इट इज यूज्ड इन पेपर इंडस्ट्री। अच्छा, इट इज यूज्ड ट्रीटमेंट ऑफ वाटर। अच्छा, इसको क्या होता है? इसको स्ट्रॉन्ग क्लोरीन स्मेल होती है, स्ट्रॉन्ग क्लोरीन स्मेल होती है, एंड इट इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिकॉज ऑफ क्लोरीन। इट इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ Cl2। ये याद रखना। यहां तक आया समझ में? दिस इज ब्लीचिंग पाउडर। अब हम डिस्कस करेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP। अच्छा, it was first manufactured in Paris from gypsum. That is why it is called plaster of Paris. अच्छा, ये जो plaster of Paris है, ये कैसे हम प्रिपेयर करते हैं? It is prepared by heating gypsum at 373 Kelvin in a kiln. ये 2/3 वाटर लूज करता है और 1/3 वाटर रहता है, यानी 1.5 वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से निकलता है और आधा ही वाटर मॉलिक्यूल यहाँ रहता है। क्या बनता है? CaSO4 2 टाइम्स वाटर से क्या रहता है? CaSO4 हाफ टाइम वाटर। इसी को हम कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। यहाँ तक आया समझ में? ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है, ये हमें बिल्डिंग्स में बनाने को लगता है ज़रूरत, ये लगता है टॉयज बनाने में, और ये सर्जरी के टाइम भी ज़रूरत लगता है जब जॉइंट्स को ज्वाइन करना होता है। ये याद रखो। आया समझ यहाँ तक? तो इस तरह ये चैप्टर हुआ ख़त्म। चैनल को शेयर करो और सब्सक्राइब करो। बी हैप्पी एंड रिवाइज दिस चैप्टर अगेन।